यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी जो क्लासेस हुई है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्शन 1 को, और पूरा वीक आपका ये सेक्शन 1 चलेगा, जिसमें आपका पूरे वीक में सेक्शन 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर अपने 4th नंबर के टॉपिक पर पहुँचे हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर, टीकाकरण के ऊपर। इससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी पोषण के बारे में, ठीक है, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें हम लोगों ने पोषण चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें 10 नंबर में आपका पूरा टॉपिक ये पूछा जाता है। साइंस से रिलेटेड टॉपिक इसको बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। सेकेंड चैप्टर जो है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है, मतलब अगर मैं बात करूँ एडोलसेंस में कितनी मात्रा में पोषण चाहिए होगा, ऐसे करके अपन ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस का देख लिया था। फिर हमने यहाँ पर जो है गर्भवती महिला की देखभाल कैसे की जाए और क्या क्या सावधानियाँ यहाँ पर बरती जानी चाहिए प्रसव से पहले और बाद में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में। अब वैक्सीनेशन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि नॉर्मल जो वैक्सीनेशन होता है, जैसे अभी कोविड वाला हुआ था, राइट, वो चीज़ें भी पूछी जा सकती है। और बच्चों में टीकाकरण करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कौन सा टीका कब लगवाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें भी हमने कई सारी चीज़ें वैक्सीनेशन से रिलेटेड देखी थी, स्पेसिफिक अगर हम बच्चों की बात करें तो, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही है, एक बार और हम लोग इसको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। वैक्सीनेशन का हिस्ट्री क्या है, यहाँ से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली टीकाकरण या वैक्सीनेशन इस प्रकार की विधि है जिसमें किसी मरे हुए या अप्रभावी रोगजनक के एंटीजन यानी कि उसके प्रोटीन की अल्प मात्रा को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है, ठीक है। तो टीकाकरण बेसिकली हुआ क्या कि किसी मरे हुए या अप्रभावी रोगजनक, मतलब ऐसा जो आपकी बॉडी में अफेक्ट नहीं करेगा, आपको इम्पैक्ट प्रभावित नहीं करेगा, उसके एंटीजन की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करवाई जाती है टीके के जरिए, वैक्सीन के जरिए। इस एंटीजन के द्वारा प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न होती है और साथ ही प्रचुर मात्रा में लिम्फोसाइट्स तथा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। दैट मीन्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सके और इतना जल्दी किसी भी बैक्टीरिया व वायरस से अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्यून रिस्पॉन्स को यहाँ पर क्रिएट करती है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, पुनः जब कोई स्वस्थ रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो इन कोशिकाओं के द्वारा इस रोगजनक को मार दिया जाता है। मान लो इन केस में क्या हो रहा है कि हमने जो है टीका वैक्सीनेशन यहाँ पर करवा लिया, तो कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में या कोई भी वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो ये कोशिका इतनी स्ट्रांग होगी कि उस बैक्टीरिया को वहीं पर खत्म कर देगी, ठीक है। टीकाकरण की क्रिया से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, और इसी प्रक्रिया को, इस उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन यहाँ पर इसको कहा जाएगा। रोगजनक का एंटीजन प्रोटीन टीका या फिर वैक्सीन कहलाता है। तो आप इसको इन शॉर्ट प्रोटीन टीका भी बोल सकते हैं या फिर वैक्सीन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। उस बीमारी से बचने के लिए जो भी टीका आपको लगवाया गया है वो उसकी क्या कहलाएगा, वैक्सीन यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यह वैक्सीन शरीर के अंदर प्रवेश करती है तब इसके कारण शरीर में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करने की क्षमता आ जाती है। एडवर्ड जेनर नामक एक चिकित्सक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध 1796 में एक टीके की खोज करी थी। तो ये टीके का हिस्ट्री हो गया कि सबसे पहले टीका कब आया था, 1796 में आया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा आया था, और चेचक का आया था, स्मॉल पॉक्स का आया था। कई वर्षों के बाद लुइस पाश्चर ने 1885 में रेबीज के टीके को प्रचलित किया। उसके बाद 1920 तक डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो, काली खांसी आदि के टीके उपलब्ध होने लगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो इसके हिस्ट्री से कनेक्टेड है ये आपको ध्यान रखनी है। 1796 में जो है जेनर ने जो है अपना स्मॉल पॉक्स का टीका जो है इसका आविष्कार किया था, ठीक है, जिसको चेचक हम लोग बोल रहे हैं। उसके बाद 1885 में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा आविष्कार किया गया, लुइस पाश्चर के द्वारा। और 1920 में डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस और पोलियो, काली खांसी जिसको कुकर खांसी यहाँ पर बोला जाता है, इसके टीके उपलब्ध होने लगे, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। टीकाकरण लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है या बीमारियों को रोकता है, जिससे बीमारी से बचाव यहाँ पर हो सकता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कोविड का टीकाकरण। ज़्यादातर मामलों में ये बीमारियां खतरनाक होती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। बीमारियों का इलाज या इलाज करने वाली अधिकांश दवाओं की तुलना में टीके अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक तो मेडिसिन उसकी ले रहे हैं या फिर आप उसका टीका लगवा रहे हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली टीका क्या करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना, जिससे कि अपन ने कोविड वाला एग्जाम्पल देखा ही है। ठीक है, तो ये जो जिसके लिए टीकाकरण लगता है तो उन बीमारियों को हम लोग थोड़ा ऐसा कंसीडर करते हैं कि मेडिसिन के थ्रू जल्दी रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर फिर वैक्सीनेशन को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जब ये बीमारियाँ काफ़ी जानलेवा हो जाती है। अब टीकाकरण तंत्र, ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो टीके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कृत्रिम रूप से सक्रिय कर देते हैं। एक तो हमारे अंदर नेचुरल होता है ना, जैसे कि नेचुरल चीज़ें होती है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज़ करती है। जैसे अभी अपन ने चैप्टर नंबर 1 में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी कि अगर आपने ये विटामिन से, अगर आपके शरीर में ये चीज़ें हैं तो आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो वो एक नेचुरल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस काफ़ी हावी जब शरीर के ऊपर हो जाएगा तो हमें बाहर से सहायता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम रूप से सक्रिय करके काम करती है। इस तरह संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा भी हो जाती है। इसके अलावा एक इम्यूनस प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना इसके सक्रियण का यहाँ पर कारण बनता है। दैट मीन्स कि वही हमारी बॉडी इन चीज़ों को लेकर एक्टिव हो जाती है। ओके, अधिकांश टीके मरीज को बीमारी होने के बाद, बीमारी होने से पहले ही लगाए जाते हैं। जैसे अभी अपन देख रहे हैं BCG हो गया, है ना, DPT का टीका हो गया, ये सारे टीके क्या होते हैं, बचपन से लगना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि शरीर जो है इन चीज़ों से अफेक्ट ना हो जब वो इन बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आता है। तो बीमार होने से पहले ही मोस्टली टीके लग जाते हैं। ये प्रशासन भविष्य की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। कुछ टीकों का प्रशासन रोगी को बीमारी होने के बाद लगाता है। दैट मीन्स कुछ वैक्सीन जो है व्यक्ति के बीमार होने के बाद लगाई जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चेचक के संपर्क में आने के बाद इसका टीका लगता है। इस तरह या तो कुछ चेचक से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है या उसकी गंभीरता को ये कम कर देता है। लुईस पास्चर के बारे में अभी आपने देखा ही कि लुईस पास्चर ने किसी बच्चे को रेबीज का टीका लगाया था। इस बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, तो उस पर सबसे पहले ये रिसर्च हुई थी और ये टीका यहाँ पर लगवाया गया था। कब लगवाया गया था, 1885 में। और सबसे पहले जो टीके का आविष्कार हुआ है वो कौन सा आविष्कार हुआ है, 1796 में जैनर के द्वारा जो है स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार यहाँ पर किया गया था। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों को किस समय पर कौन सा टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हो सकता है कि इसी में से आपसे कहीं पूछ लिए जाए। चलिए, जन्म से 24 घंटे के भीतर जैसे ही बच्चा होता है तो विदिन 24 आवर्स हॉस्पिटल में ही बच्चे को BCG का टीका लग जाता है। ठीक है, OPV पोलियो की ड्रॉप यहाँ पर मिल जाती है और हेपेटाइटिस B का टीका यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना BCG, OPV और हेपेटाइटिस B। ये किससे बचाएगा, TB तपेदिक से, पोलियो और पीलिया हेपेटाइटिस B से ये यहाँ पर बचाता है। ठीक है, तो विदिन 24 आवर्स जैसे ही बच्चा होता है उसको 3 टीके यहाँ पर लग जाते हैं। 1.5 महीने की बात करें, 1.5 मंथ में DPT1, हेपेटाइटिस B1 और OPV1, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, तो ये तीनों लग जाती है। ठीक है, ये तीनों वैक्सीनेशन बच्चे को यहाँ पर दे दी जाती है। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना DPT, हेपेटाइटिस B1 और OPV1, क्योंकि इसमें ये सीरीज़ चलेगी। पहला टीका यहाँ पर लग चुका है, फिर दूसरा 2.5 माह पर लगेगा। तो बेसिकली DPT में ही नाम छुपा हुआ है ना। D से अपना डिप्थीरिया हो जाएगा, P से पर्ट्यूसिस काली खांसी हो जाएगा और T से टिटनेस। इन तीनों का एक ही होता है, एक बार में लग जाएगा। हेपेटाइटिस B1 पीलिया के लिए और OPV1 की जो ड्रॉप यहाँ पर दी जाती है 2 बूंद, वो पोलियो के लिए। ठीक है, 2.5 माह की बात करें तो 2.5 माह में DPT2, हेपेटाइटिस B2 और OPV2 का जो है वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाता है। अगेन सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस, पीलिया हेपेटाइटिस B2 पीलिया के लिए और OPV पोलियो के लिए। ठीक है, 2.5 महीने हो गए। अब अगली बार 3.5 महीने की अगर अपन बात करें, DPT3, हेपेटाइटिस B3 और OPV3 का वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाता है। डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस पीलिया और पोलियो से ये बचाएगा। 9 माह से 12 माह तक कंटिन्यूस यहाँ पर चलेंगे। खसरे का टीका है ना, एक खसरे का टीका यहाँ पर मिलेगा।
उसके बाद प्रथम विटामिन ए की खुराक यहाँ पर दी जाएगी। विटामिन ए के बारे में आपको पता ही है, नाइट ब्लाइंडनेस से ये बचाता है। खसरे का टीका खसरे से कंट्रोल करने के लिए, और विटामिन ए की जो डोज दी जाती है वो रतौंधी से बचने के लिए यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अब 16 to 24 महीने की बात करें तो डीपीटी प्रथम बूस्टर और पोलियो का बूस्टर यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं डीपीटी के 3 डोज यहाँ पर लग चुके हैं, डीपीटी की 3 वैक्सीन यहाँ पर हो चुकी है, 3 टीके लग चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसको बूस्टर डोज दिया जाएगा और पोलियो का बूस्टर डोज दिया जाएगा। अब ये किससे बचाएगा? वही डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो से ये बच्चे की सुरक्षा करेगा। ठीक है, अब इसी समय में एक पहली खुराक हो गई, फिर दूसरी खुराक यहाँ पर मिलेगी किसकी? खसरे की दूसरी खुराक दी जाएगी जो कि खसरा से यहाँ पर बचाएगा। ठीक है, 16 महीने से अगर अपन बात करें 5 वर्ष तक जो है विटामिन ए की दूसरी से लेकर 9वीं खुराक तक, मतलब टोटल 9 डोज यहाँ पर दिए जाएंगे विटामिन ई के। 6 माह के अंतराल पर ये दे सकते हैं। ये बचाएगा बच्चे को रतौंधी से, विटामिन ए से होने वाली कमी से। 5 वर्ष में डीपीटी का सेकेंड बूस्टर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस से बच्चे की रक्षा यहाँ पर करेगा। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी, और जो प्रीवियस सेशन में अपन ने देखा था उसमें कुछ चीज़ें वैकल्पिक भी थी कि वो यहाँ पर प्रिफर करते स्टेट वाइज, है ना, जहाँ पर एंडेमिक ज़्यादा होता है, जिस चीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, तो वो डोज जो है स्टेट वाइज यहाँ पर प्रिफर किया जाता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी के कुछ कॉमन डोजेस थे उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? एक बार से आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन यहाँ तक? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दुनिया से चेचक वायरस सबसे पहले कब खत्म हुआ था? ठीक है, अभी आपने ये डिस्कस किया ही है कि चेचक का आविष्कार, ये जो टीका है इसका आविष्कार कब हुआ और इसको कब खत्म किया गया। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में चेचक का जो है आविष्कार कर लिया गया था, स्मॉल पॉक्स का, और इसको कब खत्म कर दिया गया? 1980 में ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत टीका कौन सा था? मौखिक पोलियो टीका, चेचक का टीका, एमआर का टीका जो कि खसरा, कंठमाला, रुबेला से यहाँ पर बचाता है। ठीक है, मेसल्स एंड रुबेला, और टिटनेस का टीका। तो हमको पता है सबसे पहले चेचक का टीका आया था, एडवर्ड जेनर ने इसको बनाया था स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए, 1796 में ये आया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा और टाइफाइड का पहला टीका जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ था? तो 1890 के दशक में ये उपलब्ध हो गया था, जो हैजा और टाइफाइड से यहाँ पर बचाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोरों के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो किस रंग की होती है? देखो यहाँ पर कलर कोड के हिसाब से अलग अलग किया गया है। जैसे कि जो बच्चे हैं उनके लिए कलर कोड अलग होगा, जो हम लोग बोलें कि जो चाइल्डहुड स्टेज के जो बच्चे होंगे उनके लिए कलर कोड इसका अलग रहता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें किशोर, तो उनके लिए भी कलर कोड यहाँ पर अलग अलग रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किशोर की बात यहाँ पर करी गई है, तो किशोर के लिए आयरन और फॉलिक जो टैबलेट होती है वो नीले कलर की गोली होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कलर कोड यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक रेड होता है, एक पिंक होता है और एक ब्लू यहाँ पर होता है। ठीक है, 3 कलर होते हैं, जिसमें से एडोलसेंस स्टेज जो होती है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं 10 से 19 साल की जो स्टेज होती है, उसमें नीले कलर की गोलियाँ यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके अभी अपन इनके डोज भी देख लेंगे कि शुरुआती समय में कितना देना चाहिए, चाइल्डहुड में कितना देना चाहिए और एडोलसेंस में कितना देना चाहिए। अभी आप इतना ध्यान रखिए, आयरन की नीले कलर की गोली होती है जो कि एडोलसेंस स्टेज में दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? नाम में ही तीनों बीमारी छुपी हुई है। डीपीटी में आपका डिप्थीरिया आ जाएगा, है ना, टी से आपका टिटनेस हो जाएगा और पी से पर्ट्यूसिस यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण तंत्र है किस चीज़ के लिए? जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए, स्वास्थ्य निक्षेपण के लिए, अशक्तता रोकथाम के लिए, या फिर इन सभी के लिए? मतलब प्रतिरक्षण वही वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है? हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा समुदाय है जहाँ पर एक को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो एक व्यक्ति अफेक्ट होकर वो दूसरे व्यक्तियों को भी उस चीज़ से प्रभावित कर सकता है, उस बीमारी से प्रभावित कर सकता है। तो जब जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप होता है, जब एक लोग दूसरे लोग से मिलते हैं स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए, अशक्तता को कम
कम करने के लिए, तो इन सभी के लिए प्रतिरक्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगवाया जाता है? अभी जस्ट आपने पूरा चार्ट यहाँ पर देखा, ठीक है। तो 2.5 माह की आयु में डीपीटी का द्वितीय, डीपीटी का फर्स्ट, खसरे का टीका, या इनमें से कोई नहीं। तो 2.5 माह की आयु में डीपीटी का जो है सेकेंड डोज यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, क्योंकि 1.5 माह में पहला लगेगा, 2.5 माह में सारे रिपीट होने लग जाते हैं। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी का सेकेंड डोज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डीपीटी का सेकेंड डोज यहाँ पर लग जाता है 2.5 महीने में। ओके, अगर वो इसको वीक में भी कन्वर्ट कर दे तो बस आपको यही है कि 2.5 महीने को वीक में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन का आंसर दे देना है, ठीक है। आप वीकली याद कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मंथली याद कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीवियस सेशन में जो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी वो मंथ वाइज पढ़ी थी, है ना। क्योंकि जो हम लोग कार्ड पढ़ रहे थे एमसीपी कार्ड, उसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी थी वो वीक वाइज दे रखी थी, ठीक है। बस उसको यहाँ पर इन्होंने क्या करा है? मंथ में कन्वर्ट कर दिया है। बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? इन सब में से बीसीजी, डीपीटी, खसरा या फिर चेचक का टीका, ठीक है। अभी हमने देखा था चेचक का टीका जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके बाद लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर बीसीजी दे रखा है, डीपीटी, खसरा, तो ये 1.5 महीने से स्टार्ट होता है और बच्चे के जन्म के समय ही विदिन 24 आवर उसको बीसीजी का डोज दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। दैट मीन्स जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ही लिया गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी? बैसिलस कैलोमीटी ग्यूरेन इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या नाम हो गया? बैसिलस कैलोमीटी ग्यूरेन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? HIV, हिब, डीपीटी का, HEB, PB का, या वॉरिसेला जस्टर का नाम आपने सुना होगा वायरस का। ये एक कंप्लीट टीका है जो कई सारी बीमारियों से बचाएगा। तो संयुक्त टीका कौन सा हो गया आपका? डीपीटी का हो गया, क्योंकि 3 बीमारियों से बचाएगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से ये बचाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक अपन ने ये चार्ट पढ़ा था, यहाँ पर मोस्टली सारे क्वेश्चन जो बनेंगे आपके इस चार्ट से ही बनेंगे। अब इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे अभी अपन मेडिसिन वाली बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेडिसिन वाला एक बार से अपन देख लेते हैं। बेसिकली इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी आपने देखा था कि किशोरावस्था में जो है कौन सी गोली को प्रेफर किया जाता है, कौन से कलर की गोली को। देखो कलर स्पेसिफिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में अगर अपन बात करें तो लिटरेसी रेट इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि किस में, अगर आप इस दवाई के पीछे देखेंगे तो सारे प्रिकॉशंस लिखे हुए रहते हैं कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए है और इसमें कितनी मात्रा में आयरन है और फॉलिक एसिड है, ठीक है। तो कलर कैटेगराइज इसीलिए किया गया है ताकि व्यक्ति कलर को देखकर डिसाइड कर पाए कि ये उसके लिए है। एडोलसेंस के लिए अलग है, चाइल्डहुड के लिए अलग है, इन्फेंसी के लिए अलग है,